बहुत ही गर्व का दिन है कि देश भर के वरिष्ठ और श्रेष्ठ चिकित्सक आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवल यहाँ उपस्थित हैं उनको नहीं, जो वर्चुअल जुड़े हुए हैं उन सबको भी आप अपनी स्किल के आधार पर न्यूरो सर्जरी कैसे होती है, किडनी की सर्जरी कैसे होती है, उसके बारे में भी एक तरह से वर्चुअल डिस्प्ले भी आप करेंगे। इसके लिए मैं पंजाब के लिए ही, देश के लिए आप सब योग्य चिकित्सक का पंजाब के राज्यपाल के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत आपका अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने यहाँ पधार कर बठिंडा को और पंजाब को ये अवसर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज डायस पर डॉक्टर संदीप सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात कौशल विकास के बारे में कहा, वास्तव में जिसकी आवश्यकता प्रारंभ से महसूस कर रहे थे। डॉक्टर DS कोठारी ने अपनी जो शिक्षा नीति घोषित की थी उसमें भी इसको रेखांकित किया था, लेकिन हम लोग उसको आगे तक बढ़ा नहीं पाए। नई एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी थीम यही है कि हम अपने बच्चों में स्किल कैसे पैदा करें शिक्षा के साथ साथ। तो मैं सोचता हूँ कि आपने इस विषय को पंजाब को जो सौगात दी है उसके लिए तो आपका धन्यवाद। चाहते हैं कि और भी इसी तरह से कुछ केंद्र बने ताकि हमारी यूथ जो इधर उधर रास्ता भटक रही है उसको सही दिशा में एक तरह से उसका जीवन चले, देश के लिए भी उपयोगी बने। और मैं सोचता हूँ कि हमारी जो आज पंजाब की जो शक्ति है, ये वीरों का प्रदेश है, बलिदानियों का धरती है, यहाँ गुरुओं की धरती है, जिन्होंने केवल और केवल अपने देश धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। वहाँ का यूथ भटक रहा है, उसको रास्ते पे लाने का सबसे सशक्त माध्यम कोई होगा तो ये कौशल विकास होगा, जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर RP तिवारी साहब, उपकुलपति केंद्रीय विद्यालय, मैं सोचता हूँ कि मैंने जब से वाइस चांसलर की मीटिंग में आपको देखा और सुना, ये लगता है कि वास्तव में भारत क्या है इसको समझ करके इसको लोगों के मन में उतारने का प्रयत्न करें। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मीनू सिंह जी, जो वास्तव में बठिंडा के डायरेक्टर हैं और इसकी आयोजक में सबसे बड़ा योगदान उनका है, उनका ही मैं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राजीव सूद, जो बाबा फरीदा यूनिवर्सिटी के, उनके साथ भी मुझे 1-2 कार्यक्रम में मिलने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर AK सनवाल जी, अध्यक्ष भारतीय यूरोलॉजी सोसाइटी उत्तरी क्षेत्र, जिसके तहत ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर ऋषि नैयर, सचिव भारतीय यूरोलॉजी सोसाइटी, डॉक्टर कमलजीत सिंह जो आयोजक हैं उनका, और अखिलेश पाठक डीन साहब आपका, और संपूर्ण देश से पधारे हुए सभी डॉक्टर्स का, और विशेष करके यहाँ के अध्ययनरत भाइयों और बहनों डॉक्टरों का मैं हृदय से बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ आने का दूसरी बार मौका मिला। पहले मैं राष्ट्रपति जी के साथ आपके कन्वोकेशन में आया था, आज भी फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि एम्स बठिंडा यूरोलॉजी वर्कशॉप, इस अवसर पर सच में यूरोलॉजी लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप के इस माध्यम से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को इसकी आवश्यकता और इसकी उपयोगिता के बारे में जो प्रयास करें उसके लिए आपका बहुत बहुत। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसके विशेष आभारी हैं कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया कि उत्तर क्षेत्र की इस कन्वोकेशन को हम यहाँ, इस वर्कशॉप को हम यहाँ कर पाए। विशेष करके एम्स बठिंडा और बाकी के यहाँ के जो पंजाब के हमारे सारे डॉक्टर साथी हैं जिन्होंने इस
वर्कशॉप को करने में बहुत बड़ी मदद की है, उन सबका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बीमारी सामान्यतः हर व्यक्ति को होती ही है, कम और ज़्यादा, क्योंकि ये जो जिस प्रकार की जीवन क्रिया, जिस प्रकार का खान पान है, उसके कारण से सबको स्टोन की समस्या होती ही है, कम होती है, ज़्यादा होती है। और मैं सोचता हूँ कि आजकल धीरे धीरे इस सर्जरी के माध्यम से जितनी आसानी से इस पर आपने कंट्रोल किया, वो वास्तव में हम अपनी उपलब्धि मान सकते हैं। बठिंडा की मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट का काम भी इतनी कम वर्षों में 2019 में इसकी स्थापना हुई और इतना जल्दी आपने अपने इस एम्स को उस लाइन में ले जाकर खड़ा कर दिया कि पीजीआई के बाद अगर पंजाब में कहीं किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो आपके यहाँ होती है। ये वास्तव में बहुत सौभाग्य की बात है और आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकता हूँ कि संपूर्ण क्षेत्र की जो आवश्यकता है, आज बठिंडा केवल पंजाब की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा, हरियाणा के भी कर रहा और राजस्थान के कुछ भागों को भी आपके यहाँ से बुलाया है। पहले आपके यहाँ लोग हमारे यहाँ आते थे बीकानेर में इस छोटे मोटे इलाज के लिए, और वो जो ट्रेन चलती थी उसका नाम भी हमने कैंसर ट्रेन रखा था। लेकिन आज बहुत सौभाग्य है कि आपके इस एम्स के माध्यम से लगभग 500 किडनी में जिनको कैंसर था उनका इलाज आपने यहाँ किया इन वर्षों में, और 2000 से अधिक ऑपरेशन करके आपने छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक का जिस प्रकार के ऑपरेशन करके उसको जो है ना एक सहायता की, वो वास्तव में आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये जो वर्कशॉप है ये एक तरह से ऑनलाइन, आज मुझे जैसा बताया 20-25 डॉक्टर विभिन्न तरीकों से जिस प्रकार का ऑपरेशन और जो सुविधाएं हैं उनको आपके सामने भी रखेंगे और देश के जो इससे जुड़े हुए हैं उन सबके सामने भी आपके इस जो आपकी कला है, जिस तरह से आप इसको कर रहे हैं, उससे भी जुड़े रहेंगे। मैं सोचता हूँ एम्स के बारे में प्रारंभ में हम जब लोग राजनीति में आए थे 77 से, तब एक दिल्ली का एम्स के नाम सुनाई देता था। उस समय अटल जी ने प्रयत्न किया था कि देश में और एम्स की आवश्यकता है और इसलिए इसको आवश्यकता के हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि मैंने भी इतनी लंबी राजनीति में एक तरह से 47 से लेकर के 2014 तक इस देश में 7 एम्स थे और आज की तारीख में जिनकी सैंक्शन हो गई जिनको तो 25 है। जैसा आपने 21 बताया ना, हम अपनी स्थिति में जो लिस्ट में हैं ऐसे 25 हैं। इसका मतलब मेडिकल की दृष्टि से जिस प्रकार का डेवलपमेंट और जिस प्रकार का नीतियां बनी है उसने हमको नहीं और दुनिया को, तो जब कोविड में 2 वैक्सीन बनाकर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने और ये साबित कर दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, उसके पीछे भी देश के प्रधानमंत्री का जिस प्रकार के सपोर्ट था, हमने उनको देखा था कि वो लेबोरेटरी में भी स्वयं उनके साथ खड़े रह करके एक तरह से उनका पीस थपथपा रहे थे। और जिस दिन 2 वैक्सीन भारत ने निकाली, लोगों ने कई भ्रम पैदा किए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन अपने को लगा करके लोगों में ये साहस पैदा किया कि यह जीवन रक्षा के लिए है, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। और ये वास्तव में डॉक्टरों की टीम ने और पैरामेडिकल टीम ने वो जो वैक्सीन जिस तरह से है ना, मतलब 140 करोड़ लोगों को जब घुसखूबी जिस ढंग से पहुंचा दी, कोई सोच भी नहीं सकता। कहीं कोई हुदरंग नहीं हुआ, कहीं कोई खून खराबा नहीं हुआ, कहीं लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा। एक सिस्टम से आप लोगों ने उसको ज़मीन पे उतारने का जो प्रयत्न किया, हम सब लोग भी अपने घर वालों को छोड़ के भाग गए थे, राम सच कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टरों की हिम्मत और पैरामेडिकल टीम की हिम्मत थी कि कोरोना में भी बिना मौत से डरे हुए, कई उसके कारण से मौत के शिकार भी हो गए, लेकिन डॉक्टरों ने भारत को नहीं बचाया, दुनिया को बचा दिया कि भारत के डॉक्टर सेवा भाव के लिए उत्पन्न हुए हैं, केवल धन कमाने के लिए उत्पन्न नहीं हुए। ये उस समय आप लोगों ने जिस प्रकार से स्थापित किया, मैं सोचता हूँ कि आज मेडिकल के क्षेत्र में
मेरा अगर ठीक तरह से याद है तो 47 से लेकर 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज इस देश में थे। आज की तारीख में 706 है। केवल 10 साल की अवधि में 319 नए मेडिकल कॉलेज जो है ना वो देश के अंदर खुले हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिला वो मेडिकल कॉलेज से जॉइंट होगा और उसके कारण से आज जिस प्रकार के मेडिकल कॉलेज का विस्तार हो रहा है, यहाँ तक कि डॉक्टरों की जो सीटें थी है ना 47 आज़ादी से लेकर 14 तक MBBS की जो सीटें थी वो 51,000 थी। आज की तारीख में 1,10,000 सीटें है ना MBBS के है। इसका मतलब किस तरह से मेडिकल जो है वो भारत में ग्रो कर रहा है। PGI की सीटें उस समय आपके पास केवल 31,000 थी। आज की तारीख में आपकी 70,000 से अधिक PGI की सीटें हुई है। यहाँ पर भी आपको 150 सीटें हैं MBBS की, 50 सीटें आपको आपका एक तरह से अभी भी ग्रो हो रहा है, फिर भी 50 सीटें आपको इसकी दृष्टि से दी है। तो मैं सोचता हूँ बजट की दृष्टि से भी सोचे ना तो 3 गुना लगभग बजट हुआ है ना। जब आपने 14 में था बजट तो 33,000 करोड़ के लगभग था। आज लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है ना भारत का बजट जो है वो पहुंच रहा है। और मैं सोचता हूं कि आज की जो योजना है आयुष्मान योजना, ये दुनिया की आबादी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती जितना भारत को 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना में जोड़ करके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रयास किया है। और अभी अभी पिछले साल आपने देखा कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, इनकम टैक्स देता हो न देता हो कैसा भी हो, सबको इस योजना के तहत कवर करके एक तरह से मेडिकल का जिस प्रकार का एक इस देश में जिस प्रकार का सहयोग मिला है वो भी अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। सबसे बड़ा जो मुझे जो लगता है कि इस मेडिकल कॉलेज ने एम्स ने है ना पंजाब में जिस प्रकार की मदद की है लोगों की, मुझे अगर सही फिगर याद है तो 20 लाख से अधिक लोगों को केवल 19 में स्थापना हुई है। और अब तक आउटडोर की दृष्टि से यहाँ के डॉक्टरों ने पेशेंट को देखा है 20 लाख लोगों को केवल इतने छोटे से पीरियड में। और लगभग मेरा ऐसा हिसाब है कि लगभग 50-55 हज़ार इंडोर पेशेंट यहाँ भर्ती हुए हैं। तो एक तरह से वास्तव में यहाँ की जो उपलब्धि है वो वास्तव में बहुत ही संतोषजनक है। और फिर आपने यहाँ ये उत्तर भारत की इस एक तरह से वर्कशॉप करके आपने देश को एक दिशा देने का भी प्रयास किया कि पंजाब पीछे नहीं है। कई बार सोचते थे कि पंजाब बहुत पीछे है, लेकिन अब पंजाब ऐसी स्थिति में नहीं है। पंजाब अब बहुत तेज़ी से इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। कुछ मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से ये जो बाबा फरीदकोट वाले जो हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने भी जिस प्रकार का प्रयत्न किया, हमारे यहाँ कई इस प्रकार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जिनका अपना एक अलग प्रकार का काम और वास्तव में जिस समर्पण के आधार पर इस यहाँ जिस प्रकार का यूनिवर्सिटी और मेडिकल जिस प्रकार से ग्रो हो रहा है वो निश्चित रूप से एक अच्छे संकेत दे रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पंजाब में आप सब लोग यहाँ आए। मैं कुछ को पहचानता हूँ, कुछ को मैं राजस्थान का होने के कारण से बहुत ज़्यादा मेरा परिचय नहीं, लेकिन आपकी इस जो कुछ भी आप में क्षमता है वो आने वाले विद्यार्थियों में कैसे जाए, ये हम सब लोगों का पहला कर्तव्य है। अगर वास्तव में भारत को 2047 का भारत बनाना है तो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल और केवल एक क्षेत्र के कारण से भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि स्वस्थ भारत रहेगा तो ही स्वस्थ भारत का विकास होगा। बिना स्वास्थ्य के कोई भी आदमी नहीं। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर मैं स्वस्थ नहीं होता तो मैं शायद इस उम्र में आपके सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत भी मेरे में नहीं होती। और इसका कारण जैसा तिवारी जी ने कहा कि हमें केवल और केवल दवाइयों के आधार पर ही व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रखना है, उसकी दिनचर्या को भी ठीक करने का प्रयत्न करना है। पिछले कुछ समय से डॉक्टरों का जिस प्रकार से आप
रोज हम टीवी पर या बाकी जो देखते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, अगर तरीका जीने का भी ठीक हो ना तो आधा स्वस्थ तो आदमी वैसे ही हो जाता है। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि बीमारी हो ही ना, इसके बारे में भी हमको रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और अगर हो जाती है तो सामान्य आदमी को सस्ती से सस्ती है ना उसका इलाज कैसे हो सके। वैसे तो आप और मैं सब जानता हूँ, बचपन में या तो हम लोग भगवान को याद करते हैं या डॉक्टर को याद करते हैं। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना है, इतना मान और सम्मान जनता जो है ना वो देती है, पर उसके लिए उस समर्पण भाव से काम भी होना चाहिए, तब जाकर के वो जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा बच पाएगी। अगर हम केवल इसको आर्थिक दृष्टि से डाल देंगे तो हम कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आदमी को कुछ भी दे करके अपने परिवार को बचाना तो है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम सेवा की दृष्टि से किस तरह से इस व्यवसाय को मजबूत करने का प्रयास करें, जो भावना आप में पहले से है, तो मैं सोचता हूँ इसमें से आप और अधिक कर सकते हैं। यहाँ इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया, विशेष करके पंजाब की हमारी यूनिट ने किया, ये जो है ना दोनों यूनिवर्सिटी है इन्होंने इसमें सहयोग किया, और विशेष करके केंद्र ने भी जिस प्रकार से हम लोगों को सहयोग करके ये वर्कशॉप यहाँ करने का जो अवसर दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वास्तव में मैं आप सब लोगों से, और मैं स्वयं भी उसमें शरीक हूँ, ये जो नशा मुक्त पंजाब बने इसके लिए भी कुछ न कुछ प्रयत्न आप सबको अपने अपने क्षेत्र में करना चाहिए। अगर पंजाब का सबसे बड़ा शत्रु कोई आज की तारीख में दिख रहा है तो ये नशा दिख रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ किसी बहादुर कौम है, वहाँ की बहादुर कौम को अगर हम इस नशे से नहीं बचा सके, जो पुराने हो गए छोड़ दीजिए, पर आने वाली जो जनरेशन है जो विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, स्कूलों में पढ़ रही है, उसको तो 100% हम कैसे बचाएं। अगर वो कहीं आ भी गए लपेट में तो उनको किस तरह से हम बाहर निकालने का प्रयत्न करें, ताकि वो 40 साल 50 साल तक इस हिंदुस्तान में रहेंगे। उनके जीवन से हिंदुस्तान को बहुत कुछ मिलने वाला है, वो बहुत उपयोगी होंगे देश के लिए। ऐसे उपयोगी व्यक्ति को बिना किसी कारण से चला जाए तो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों की एक चुनौती जरूर होगी। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से भी प्रयत्न करें, और मेरी दृष्टि से तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वास्तव में आप लोगों का मैं जितना भी है, मैं नहीं करता हूँ, सारा देश करता है। और कोरोना ने तो ये समझा दिया कि वास्तव में इस भारत के डॉक्टरों का किस प्रकार का जीवन होता है। मैं सोचता हूँ उस बारे में भी आप सब लोग जो है ना विचार करें। और ये जो मैंने जैसा कहा कि एम्स को शायद 125 सीटें हैं MBBS की और 50 है इसकी PG की, 50 है ना PG आप एम्स बठिंडा। तो मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार की हमारी आवश्यकता है अभी तक भी हम गाँवों के हर व्यक्ति तक मेडिकल की सुविधाएं अभी भी नहीं पहुँचा पाए। तो मैं सोचता हूँ आपके द्वारा तैयार किया गया बालक किस तरह से, ये जो पथरी है ये एक सामान्य बीमारी जरूर लगती है, लेकिन जब किसी को पीड़ा होती है ना तो इतनी असहनीय होती है कि वो 2 मिनट भी वहाँ रह नहीं सकता है। तो मैं सोचता हूँ आज की आपकी जो तरीके निकले हैं, पहले सारा चीर फाड़ करना पड़ता था, अब तो आप ड्रिल करके भी उसको निकाल देते हैं। तो और कई तरीके आपने निकाले, और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि ट्रांसप्लांट जो सबसे कठिन लगता है और बड़ा कठिन स्थिति लगती है वो आपने यहाँ शुरू की है। मैं सोचता हूँ जरूर आपको और मुझको इससे बड़ा संतोष का अनुभव होगा। एक बार मैं अपनी ओर से, पंजाब की ओर से आप सब पधारे हुए डॉक्टरों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप और हम सब मिल करके आने वाली जो जनरेशन है उसको हम स्किल की दृष्टि से इतना करें कि भारत का डॉक्टर आज भी जहाँ भी है, USA में मैं गया तो वहाँ लगता है कि भारत की डॉक्टरों की पहचान USA में नंबर 1 पर आती है। इसका मतलब भारत से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी किसी भी दृष्टि से कमजोर साबित नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा स्तर ठीक है, हमारी पढ़ाई ठीक है, केवल और केवल उसको अधिक से अधिक कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज हो और ये रिसर्च वर्क में किस प्रकार से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, रिसर्च को आधार बना करके हम कैसे इस एजुकेशन को और उपयोगी बना सकते हैं।